हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दें और उसके बाद फिर आपसे पैसा मांगना स्टार्ट कर दें। यहां आपको सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, टॉपिक और सब टॉपिक वाइज बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण का जो दौर आएगा उसके बारे में देखेंगे, है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पाठ नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। पाठ का नाम क्या है? यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, है ना। तो हम ये देख रहे हैं स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। तो स्टालिन कौन है? तो स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी जो होंगे उनको स्टालिन कहेंगे। वाद का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी चीज के पीछे वाद लगा देने का मतलब होता है कि विचारधारा बन जाना। तो स्टालिनवाद मतलब स्टालिन की विचारधारा क्या थी और सामूहिकीकरण का दौर क्या था, क्या हुआ वहां से, क्या नुकसान हुए, क्या फायदे हुए, हम वो देखने वाले हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर स्टालिन है कि स्टालिन है ना। इंग्लिश में टी लिखते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन ता भी आता है और टा भी आता है ना। दोनों शब्द सही हैं, स्टालिन भी सही है और स्टालिन भी सही है ना। ये आपको आपकी किताब में स्टालिन मिलेगा और दूसरे राइटर्स की किताब में आपको स्टालिन मिलेगा, है ना, टा मिलेगा वहां पर। तो दोनों शब्द सही हैं, इसको लेकर आप अपने दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखें, है ना। मैं 2 भी लिख देता, लेकिन फिर वो इस कारण से नहीं लिखा कि मैं बता दूंगा, है ना, मौखिक बता दूंगा तो आपको याद भी रहेगा। स्टालिन और स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, है ना, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, तो इनके बारे में हमें बात करनी है कि क्या है। अब आप देखिए कि स्टालिनवाद में होगा क्या। तो एक दौर आया था जिसमें हमने बोला था कि नियोजित अर्थव्यवस्था, है ना, प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। तो अब यहां से क्या होगा कि प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत होगी, उसका ये दौर होगा, है ना, जिसमें हमने देखा था कि इसके पहले हम क्या कर चुके थे भाई। हमने ये देखा था कि एक प्लान तैयार करेंगे जिसमें हम भविष्य की रूपरेखा और टारगेट सेट करेंगे, और हमने 5 ईयर प्लान बनाए हुए थे। तो जो इकोनॉमी कहलाई उसको कहा गया प्लान्ड इकोनॉमी या नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाई। एक प्लान के तरीके से उस अर्थव्यवस्था को हम चला रहे थे। तो अब इसी के साथ सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो प्लान इकोनॉमी थी। इस दौरान क्या हो रहा था? खेती का सामूहिकीकरण कर दिया गया था। अपन ने देखा था कि खेत का सामाजिकीकरण किया था, सामाजिकरण या सामूहिकीकरण। सभी ये खेत छीन कर सबको इकट्ठा कर दिया गया था, बोले आप इस पर खेती करो, वैसी कुछ व्यवस्था अपन ने देखी हुई थी। तो उससे ही सारी समस्याएं पैदा हुई। क्या हुआ कि जैसे ही स्टालिन आए, है ना, स्टालिन लेनिन के बाद आएंगे, तो होगा क्या कि शहरों में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा। अनाज मतलब समझते हो ना, ये गेहूं के अलावा भी अनाज में कई सारी चीजें आती हैं, है ना। बेसिकली जो हम खाते हैं, जिसका हम डायरेक्टली अपने भोजन में उपयोग करते हैं सीधे तौर पर, वो अनाज वाली फसलें कहलाती हैं। चाहे वो दाल हो जाए, चाहे वो गेहूं हो जाए, चाहे वो ज्वार बाजरा हो जाए। गेहूं चूंकि रोटी खाते हैं कि नहीं, तो रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल खाने वाले लोग हैं, ये सब किसका? अनाज, खाद्यान्न फसलें हैं जिनका उपयोग हम सीधे तौर पर भोजन में करते हैं। तो ये सब, तो क्या हुआ कि शहरों के अंदर अनाज का संकट हो गया। अब आप ये जानते हैं कि अनाज का उत्पादन कहां होता है? गांवों के अंदर होता है, शहरों में तो उगाते नहीं है। गांवों से उगकर फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर या गाड़ियों में भरकर शहरों में उसको बेचा जाता है। शहर का व्यक्ति उसको खरीद कर फिर अपना भोजन पकाता है, खाना वाना खाता है। तो शहरों में क्या हो गया? अनाज का संकट हो गया। कारण क्या था? सरकार ने, हमने इसके पहले देखा था कि जब वो प्लानिंग तरीके से चल रही थी तो सरकार ने सभी चीजों के दाम फिक्स कर दिए थे कि भाई हर एक चीज क्या होगी, रेट उसके फिक्स रखे जाएंगे, रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सरकार ने गेहूं के रेट या अनाज के रेट भी फिक्स कर दिए, अनाज की कीमत तय कर दी, और वो बहुत कम कीमत थी जो भी तय करी। सरकार को लगा कि कम कीमत में सबको मिल जाए, लेकिन तय करने में किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा था, किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा था। मतलब जो रेट रखे गए थे उससे किसान का कोई भला नहीं हो पा रहा था, जो भी वो लागत लगा रहा वो नहीं निकल रही थी। तो किसान ने क्या किया? अपनी फसलों को बेचना या अपनी फसलों को बेचने को मना कर देगा। तो अब इस बीच में एक व्यक्ति आएंगे जिसको हम स्टालिनवाद कह रहे हैं। तो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्टालिन, या इन्हीं को कहते हैं स्टालिन। तो ये लेनिन के बाद पार्टी के प्रमुख बने, और इनकी जो विचारधारा आई, इनने जो विचार दिया उसी को क्या कह दिया अपन ने? स्टालिनवाद कह दिया। इनने क्या कहा? अपन ने देखा कि शहरों के अंदर अनाज का संकट आ गया था। संकट के पीछे कारण क्या था? क्योंकि अनाज बेचा नहीं जा रहा था। बेचे नहीं जाने के पीछे कारण क्या था? सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थी। इससे किसान, कैसे किसान?
अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की लालच में, उनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ दिन बाद कीमत बढ़े, और कीमत बढ़ने की लालच में अनाज नहीं बेच रहे हैं। ये मानना था किसका? स्टालिन का। ये स्टालिन की विचारधारा थी कि जब अनाज नहीं आ रहा है तो उसके पीछे स्टालिन की विचारधारा क्या थी कि किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने के पीछे अनाज नहीं बेच रहे हैं। तो ये इसी इन सब चीजों को उनकी जो सोचने की तरीका था, उनका जो मानना था, उसी को क्या कह दिया? स्टालिनवाद कह दिया। तो ऐसा इनका मानना था। इनको लगा नहीं बेच रहा, चूंकि अब ये देश के प्रथम व्यक्ति मतलब पावरफुल व्यक्ति हो गए, इनने जो सोचा तो फिर इनने उसको लगा कि यार हम ही सही सोच रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो ही सही सोच रहा है। जैसे आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं सही हूं बाकी दुनिया गलत है, तो ऐसे ही इनको भी लग रहा था कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है बाकी गलत है। तो इनने क्या किया कि इनने उस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कि भाई किसानों से हम कैसे वो चीजें ले पाए, भाई अनाज कैसे आ पाए, तो इनने सट्टेबाजी पर अंकुश लगा दिया। जो सट्टा वट्टा चल रहा था कि भाई ऐसा नहीं होगी गेहूं के बदले में सट्टा लगाता हो, या हमने सट्टा खिलवाया, बोले हम 5 बुरा लगा रहे हैं, तो सट्टेबाजी पर इनने अंकुश लगा दिया। व्यापारियों के पास जो भी गोदाम में वो जमा करके अनाज रखते थे, उस अनाज को जब्त कर लिया और सरकार ने अपने पास ले गए कि बोले आप अपने पास ले जाओ, हम बांटेंगे, हम खरीदेंगे, जो संकट आ गया वो हम सब करेंगे। तो इससे क्या हो गया? व्यापारी वर्ग भी रुष्ट हुआ होगा। किसान जो संपन्न किसान थे, तो पार्टी के लोगों ने 1929 के आसपास क्या किया, जो अनाज उत्पादक इलाके थे, रूस में जो भी इलाके होंगे जहां पर गेहूं का उत्पादन या अनाज का उत्पादन ज्यादा होता होगा, उन इलाकों का दौरा किया और पता किया कहां कहां है। तो जो वहां पर किसान संपन्न थे, जो संपन्न किसान थे, उनका क्या किया? अनाज जब्त करना स्टार्ट किया। और जो अमीर किसान या संपन्न किसान है, उनको कहा जाता है कुलक। कुलक कहलाते हैं जो संपन्न किसान होते हैं या ठीक ठाक अपना काम करते हैं। तो कुछ किसान क्या होते हैं कि अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, जो भी आपके घर में भी खेती होती होगी, तो अपन भी क्या करते हैं कि कुछ गेहूं स्टोर कर रखते हैं, कुछ बेच देते हैं, कुछ भविष्य के लिए कि बोले अगले साल के लिए हो जाएगा या किसी को देना है वैसा। तो कुलकों के ठिकानों पर छापा, जहां पर भी ये अपना गेहूं रख रहे थे, अपना अनाज रख रहे थे, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए, उनके उसको भी जब्त कर लिया गया। तो इससे अब किसान, ये वाले किसान भी नाराज हो गए। क्या किया गया कि खेतों का सामूहिकरण किया गया, क्योंकि अनाज उत्पादन में संकट पैदा हो गया था। तो स्टालिन का मानना था, है ना, उनकी विचारधारा थी, उनके दिमाग में चल रहा था कि खेत छोटे छोटे हो गए हैं। क्योंकि जब खेतों का पुनर्वितरण किया गया था या सामूहिक खेतों के बाद जब जमीन कब्जे में कर ली गई थी, तो किसानों को बोल दिया गया था कि अपने अपने हिसाब से खेती करो। तो उनका मानना था खेत की साइज छोटी छोटी हो गई है, खेत का आकार छोटा हो गया है, इस कारण से उनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब उनमें हम मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते, मशीनें नहीं ला सकते, इसलिए जरूरी क्या है? खेतों का सामूहिकीकरण किया जाए, ये जरूरी है, ऐसा इनका मानना था। इनके दो विचार आ गए। एक तो इनका विचार क्या आ गया कि भाई अमीर किसान और व्यापारी बेच नहीं रहे हैं, और एक विचार आ गया खेतों का सामूहिकरण। कारण क्या दिया? खेत की साइज छोटी हो गई है, खेत का आकार छोटा है, खेत के टुकड़े हो गए हैं, तो अब इन टुकड़ों पर आधुनिकीकरण मुश्किल है, तो इनको हमें आधुनिक बनाने के लिए हमें मशीनरी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इनने क्या किया कि भाई खेतों का सामूहिकीकरण करना जरूरी है, खेत इकट्ठे हों। अब आधुनिक खेत बनाने के लिए, आधुनिक खेत कैसे बनाएं? तो आधुनिक खेत मशीनों की सहायता से बना सकते हैं। एक मशीन ये व्यक्ति पीठ पर टांगे दिख रहा होगा, ये है जिसमें कीटनाशक हम डालते हैं या हम कोई दवाइयां डालते हैं। अगर ये आज के जमाने की बात है ना, आजकल तो लाइट वाली भी आ गई है। आज से हम जो बात कर रहे हैं 1928 1929 की, उस जमाने में इस तरीके से नहीं था। तो उस जमाने में जो दवाइयां हैं वो डालने का तरीका अलग था, कठिन था, एक खेत में डालने में बहुत समय लगता था। इससे आसानी हो गई। ये वाली चीज है, आपने देखा होगा, ये क्या है? दवाई डालने की टंकी है, पीठ पर टांग लो और ऐसे हैंडल चलाते जाओ और ऐसे ऐसे करते चले जाओ, खेत पर दवाई डलती चली जाती है। तो अब ये क्या कर दिया कि अब ये व्यवस्था इनको चाहिए थी कि भाई हमें ये आधुनिक खेत इस तरीके से बनाना। तो आधुनिक खेत में जरूरत क्या होगी? ट्रैक्टर चाहिए, मशीन चाहिए, थ्रेसर चाहिए, कल्टीवेटर चाहिए, ये डालने वाली मशीनें चाहिए, और जो मशीनें, तो मशीनों की आवश्यकता होगी। और जब ये मशीनें आ जाएंगी, आप दवाइयां डालने लगेंगे और ट्रैक्टर वैक्टर आपके पास अच्छे होंगे, तो क्या होगा? आप औद्योगिक खेती कर सकते हैं, आप औद्योगिक खेती की तरफ जा सकते हैं। औद्योगिक खेती मतलब ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनका उपयोग किसमें करें? आप उद्योगों के अंदर करें, है ना। किसमें करें? उद्योगों के अंदर करें। उद्योग में जाएंगे तो आपकी चीज सीधे व्यापारी खरीदना स्टार्ट करेगा। तो अब ये जरूरी था कि आपको औद्योगिक खेती करना है तो आधुनिक खेत बनाना होगा। तो उसके पीछे लेनिन ने क्या लॉजिक दिया कि सबसे पहले तो आपको किसका सफाया करना पड़ेगा? कुलकों का। कुलक कौन है? यह अभी अपन ने लास्ट में देखा कि संपन्न किसान है वो कुलक हैं, और किसानों की जमीन छीनकर उनका सामूहिकीकरण करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? स्टालिन ने कहा था। तो अब इनने दिया कि भाई कुलक का सफाया करें और जमीन छीनकर, जैसे छोटे छोटे खेत आ गए,
इनको सबको इकट्ठा कर दें, एक बड़ा खेत हम बना दें, बड़ा सा खेत हम बना देंगे, तभी हम ये आधुनिकीकरण कर सकते हैं। छोटे छोटे खेतों में आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। और जो ये बड़ा खेत होगा वो किसके नियंत्रण में होगा? राज्य के नियंत्रण में होगा। ये चाहते थे कि राज्य नियंत्रित एक विशालकाय खेत बनाया जाए। उसके लिए क्या जरूरी होगा? संपन्न किसानों का सफाया और छोटे छोटे खेतों को छीन कर इकट्ठा बड़ा खेत बना देना। तो ऐसा इनको लगता था कि भाई ये हमें करना चाहिए। तो स्टालिन ने क्या किया कि भाई सामूहिकीकरण स्टार्ट कर दिया कि भाई हम खेतों को इकट्ठा करेंगे और सामूहिकीकरण स्टार्ट कर दिया। इससे कई सारे किसान नाराज थे। कैसे नाराज थे कि अभी अपन बात करेंगे कि कैसे नाराज थे, उसके कुछ कारण भी होंगे नाराज होने के पीछे। सामूहिकीकरण स्टार्ट कर दिया और किसानों को सामूहिक खेती या सामूहिक खेतों में काम करने की आदेश दिया गया कि आप काम करो। ऐसे सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था रूस के अंदर, या कहा जाता है आज भी रूस के अंदर कोल खोज कहलाते हैं। और उस कोल खोज से जो भी मुनाफा होता था, जो भी फायदा होता था, वो सभी किसानों में क्या होता था? बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ये सामूहिक खेत का उद्देश्य था कि हम भाई ऐसा करेंगे यहां पर कि जैसे ही हमें फायदा होगा तो हम सब में बांट देंगे। ऐसा स्टालिन का उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन इससे कई सारे लोग नाराज हो गए, कई सारे किसान नाराज हो गए, गुस्सा होगा और उन्होंने ऐसी खेती करने से मना कर दिया। और सरकार जब नहीं मानी तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई इसका विरोध प्रकट करने के लिए अपने जो जानवर थे, जिनका उपयोग खेतों में बैल हो गए या वहां पर जो भी याक व्याक जिसका भी उपयोग करते होंगे, तो इन सब जानवरों को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। तो मवेशी कई सारे मार डाले। आप ये देखेंगे ये 1929 से 31 के बीच में मवेशियों की संख्या में कितनी गिरावट आ गई? 1/3 की गिरावट आ गई। मान लो पूरे रूस में 1 लाख मवेशी थे तो कितने गिर गए? 1/3 हो गए। तो अब कितने बचे? केवल 66,000 मवेशी बचे। अब इससे क्या हो गया? जब मवेशियों की संख्या कम हो गई तो फिर आप खेती आसानी से नहीं कर पाएंगे, खेती करने में समस्या होने लगी, क्योंकि आपके पास जानवर तो है ही नहीं। खेत की जुताई कैसे करेंगे? आपके पास आधुनिक तो था नहीं, अब जानवर नहीं है तो अब खेती की जुताई, बिवाई, कटाई ये कैसे करेंगे? समस्या आ गई। तो सरकार को बड़ा खराब लगा। सरकार को लगा यार ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये कैसा आदमी है, कैसे किसान है, मेरी बात नहीं मानेंगे। सरकार, अब पावरफुल व्यक्ति सरकार आ गई तो सरकार ने चाबुक चलाना, चाबुक मतलब सरकार ने उनके खिलाफ कदम उठाना स्टार्ट कर दिए। तो सरकार ने जो भी किसान सरकार मतलब सरकार का विरोध कर रहे थे, सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने अपने जानवरों को मारा था, ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठा लिया। क्या किया कि ऐसे लोगों को सख्त सजा देना स्टार्ट कर दिया। मारा पीटा, कोड़े मारे और उनको कईयों को देश निकाला, देश से निर्वासित कर दिया। उनको लगा कि यार ये बड़ा व्यक्ति है तो उसको देश से निकाल दिया। और अब बात आई कि भाई ये विरोध करने वाले किसान ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आप ये मानना कि सामूहिकीकरण में कुछ समस्याएं भी थी। आप मानो आप 5 दोस्तों ने डिसाइड किया या 5 या 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि अपन इस खेत के ऊपर खेती करेंगे। उसमें से कोई दो, और जो भी फायदा होगा वो सब में बराबर बटेगा। कोई दोस्त बदमाशी कर सकता है, ऐसे लेटा रहा है, बोले अरे पेट दर्द दे रहा, आज बुखार चढ़ा है, और ऐसे करते करते उसने काम कम किया। लेकिन प्रॉफिट के टाइम पर एकदम चंगा होकर आ गया, हाँ बोले हाँ भाई बांटो, क्या है कितने का बिका बताओ जरा, और पैसा बराबर ले गया। तो ये समस्या क्या है? काम किसने किया? 4 या 5 लोगों ने, और 1-2 लोग बदमाशी के चलते ले गए। ये वाली समस्या आम है हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक समाज के अंदर ये समस्या आम है कि कुछ लोग कामचोर होते हैं। तो ऐसी ही कई सारी अपनी समस्याएं थी। तो इसके कारण से किसान इस सामूहिक खेत का बहिष्कार कर रहे थे या सरकार के सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हम समाजवाद के विरोधी नहीं है, ना ही हम अमीर किसान हैं, मतलब जो हमको कुलक कहा गया है, हम कुलक भी नहीं हैं, और ना ही हम समाजवाद के विरोधी हैं। लेकिन हमारा विरोध करने का कारण, कुछ विभिन्न कारणों के पीछे हम इसका विरोध कर रहे हैं। विभिन्न कारणों में एक कारण मैंने आपको बताया कि मान लो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और मान लो पूरे गांव में 100 परिवार हैं, लेकिन 10 परिवार ने मक्कारी चालू कर दी। तो फायदे के टाइम पर तो सब आ जाएंगे, लेकिन काम करने के टाइम पर नहीं आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम खेत में बोने के लिए गए या जुताई करने के लिए गए, लेकिन लोग क्या हो गए, नुकसान, मतलब कुछ खुचड़ पैदा कर दी, अरे यार ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, चीजें लेट हो, प्रॉपर ना हो पाए। तो इस कारण से वो लोग क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे। तो लेकिन सरकार कहां मानने वाली? सरकार ने तो उनको पीटना वीटना, उनकी आवाज कहां सुनना स्टार्ट कर दी। जब सामूहिकीकरण करवा दिया स्टालिन ने, तो उसके बाद क्या हुआ? स्टालिन ने सामूहिकीकरण के पीछे क्या दिया था? अपन ने देखा था कि शहरों में अनाज का संकट आ गया था, तो उनको लग रहा था कि भाई ये अनाज का उत्पादन हो जाए, है ना, अनाज सही तरीके से हो जाए। तो उस उत्पादन में कोई वृद्धि, खास वृद्धि देखने को नहीं मिली। सामूहिकीकरण के बाद भी उनको लग रहा था बड़े खेत बनाकर हम आधुनिक कर देंगे, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
और आप देखें 1930 से 33 के बीच में फसल खराब हो गई बहुत बड़ी मात्रा में। रूस के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं ना, अकाल और सूखा समझते हैं कि नहीं? सूखा कहलाता है कि जिस वर्ष पानी ना गिरे, बारिश ना हो, बारिश नहीं होगी तो हमें पीने के पानी की कुछ समस्या होगी। मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे आज़ादी से पानी का उपयोग करते हैं, नहाना चाहिए 2 बाल्टी में, नहाते हैं 25 बाल्टी में, तो ऐसी आज़ादी खत्म हो जाएगी। अब आपको हो सकता है गर्मियों में भी 2 दिन ना नहाना पड़े, पानी नहीं आ रहा है। सूखे और फसलों के लिए भी सूखा हम उसको कहते हैं कि जब फसलों की सिंचाई के लिए पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, बारिश नहीं होती, नहर नहीं आती, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा। अकाल क्या कहते हैं कि जब हमारे पास खाने की ही व्यवस्था खत्म हो जाती है तो अकाल हो जाता है। मतलब अब रोटियों के लिए लड़ाई होगी, कहीं खाना नहीं होता है, लोगों को बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि रूस में 1930 से 33 के बीच में रूस के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, और इस अकाल में 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। समझ रहे हैं ना, 40 लाख लोग कितने कहलाते हैं? तो 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर सामूहिकीकरण से वृद्धि हो रही होती तो सरकार ने, कोई राज्य में पैदा हुआ होता तो सरकार वहां से खरीद के दूसरे राज्यों में बंटवा देती, लेकिन जब कोई वृद्धि नहीं हुई तो सरकार बंटवाए क्या? तो लोगों की क्या हो गई? कई सारे लोगों की मौत हो गई। अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने, जो भी लोग थे, उनने सामूहिकीकरण का और स्टालिन का थोड़ा बहुत कानाफूसी करना, उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि यार इन्हें अच्छा सामूहिकीकरण किया, इतने लोग मर गए, क्या है, इससे अच्छा तो वही था, थोड़ी उगा लेते थे, बगल वाले को भी मदद कर पाते। अब तो कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ फायदा हुआ ना कुछ। तो अब सामूहिकीकरण के परिणामों की जब आलोचना होने लगी, मतलब बुराई, आलोचना का मतलब क्या है? बुराई करने लगे, हम कान में कहने क्या किया इसने यार, चौपट कर दिया, सब ऐसा कहने लगे। तो ऐसा कहने लगे तो स्टालिन और उसके सहयोगी जो हैं, उनको, किसी को भी अपनी बुराई मुंह पर अच्छी नहीं लगती, याद रखना आप, है ना। किसी की बुराई आप कर देंगे मुंह पर तो उसको बड़ा खराब लगेगा, किसी को नहीं लगती। हर व्यक्ति दुनिया में अपनी तारीफ सुनना चाहता है, कहे कोई भी कि मेरी बुराई मुंह पर बताओ, जैसे ही बुराई मुंह पर बताओगे उसको थोड़ी सा बुरा लग जाएगा। फिर वो चूंकि अपने आप को बता चुका है कि हम तो बहुत अच्छे, तो संभाल लेगा अपने आप को, और तारीफ करोगे तो फूल के गुप्पा हो जाएगा, बोले यार मैं बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही हूं जैसा तुम कह रहे हो। तो तारीफ दुनिया में हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, बुराई दुनिया में हर व्यक्ति को बुरी लगती है। बहुत कम, एकाध बिरले ऐसे होंगे जिनको अपनी बुराई अच्छी लगती होगी, बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना। तो आलोचना स्टार्ट हो गई, आलोचना स्टार्ट हो गई, तो अब यार स्टालिन उनके सहयोगियों को बुरा लगना स्टार्ट हो गया। बुरा लगना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया? आलोचकों पर, है ना, आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, ये हमारी बुराई कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कर दिया कि बोले यार तुम लोग तो समाजवाद के विरोधी हो, चाहते नहीं कि देश में समाजवाद चले, तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तो समाजवाद के ऊपर, समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया। और जब आरोप लगा दिया, सरकार अपनी है तो आरोप लगाया, बोले चलो जेल, इसको जेल ले चलो यार, ये ऐसा कर रहा था परसों, इसको ले चलो जेल। तो आप देखें यहां पर कि 1930 तक लगभग 20 लाख लोगों को जेल में या श्रम शिविर में जबरदस्ती ठूस दिया गया, और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार को लगा कि ये मेरी बुराई कर रहा है, तो सरकार ने उठाकर उसको जेल में या श्रम शिविर में डाल दिया। अब आप जेल में जाते हैं तो अब ये बिल्कुल मत समझना कि बहुत मजे हो जाते होंगे, फ्री का खाना, फ्री का रहना, बोले बल्ले बल्ले है, कोई फ्री व्री का खाना नहीं है। आप समझना उनके ऊपर क्या था, इतनी यातनाएं, मारना पीटना और पता नहीं क्या क्या करना, यातनाएं देना स्टार्ट कर दिया। यातनाएं मतलब टॉर्चर करना, मार पीट कर देना, परेशान करना। परेशान करने के पीछे कारण क्या था कि हम उनसे एक बयान लिखवा लें कि हाँ हम लोग शामिल थे समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने में, हम ऐसा बयान लिखवा लें। जब ऐसे बयान कई सारे लोगों ने लिख दिए तो उनका कत्लेआम करवा दिया इन्हें। अब तो प्रूफ आ गया ना, बोले तुमने खुद कहा है कि भाई हम समाजवाद के खिलाफ, ये देखो तुम्हारे दस्तखत है यहाँ पर लिखा हुआ है हम समाजवाद। तो स्टालिन ने क्या किया, ऐसे लोगों को मरवाना स्टार्ट कर दिया। इसमें कई सारे प्रतिभावान लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे कलाकार, कई सारे लोगों को यहाँ पर मरवाना स्टार्ट कर दिया स्टालिन ने, है ना। ये कई सारे लोगों को मरवा दिया। तो अब आपको समझ में क्या आया कि भाई स्टालिन का क्या था? स्टालिन चाह रहा था कि हमारी बुराई ना हो। स्टालिन ने जो विचारधारा अपनाई थी कि अमीर अनाज नहीं बेचना चाहते हैं, स्टालिन ने सामूहिक खेती, आधुनिक खेती बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्पाद नहीं बढ़ा, कोई उत्पादन नहीं बढ़ा। लोगों ने विरोध किया, तो जो भी विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डालना स्टार्ट किया, है। तो ये समाजवाद मतलब सामाजिकरण का दौर देखा कि उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, और उसमें स्टालिन क्या सोचता है वो भी हमने देखा। अब आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट डेवलप की गई है। जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, है ना। अब आपके लिए क्या है कि ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, आप लगातार वीडियो देखते रहें सीक्वेंस में। तो आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो आप
अपना एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया हिंदी मीडियम। अब इसमें आपको कौन सी क्लास चाहिए है, आपको क्लास 10th चाहिए है या क्लास 9 चाहिए है। आपने क्लास 9 10 सेलेक्ट की। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो देखना है, जैसे सपोज करो कि आपको साइंस के देखना है तो साइंस वाले सर ये हैं तो इनके वीडियो आप देख सकते हैं। आपको सोशल साइंस के देखना है तो मैं हूं यहाँ पर, तो मेरे वीडियो पर वॉच नाउ करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ करेंगे तो क्या होगा, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर ही आपकी एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी इस तरीके से, और हर एक चैप्टर में कितने वीडियो डाले गए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना है आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आप देख सकते हैं। ऐसे वीडियो चल जाएंगे, आप देख लेंगे आसानी से। अब आप जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए एक चैनल बनाया गया है हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, जिसको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कहा गया है। तो आपका ये दायित्व है कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने पहचानने वालों को, सबके साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को शेयर करें और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो घंटी का निशान आ रहा है इसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे, है ना। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो आपको अब ये वीडियो प्राप्त करने के लिए, ये पाठ्यक्रम या सिलेबस अपना कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपको हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है और जो भी वीडियोस आते हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट कर भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।